नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। और आज हम बहुत ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके बारे में आपको कुछ बता दें जिनके काम को देश प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहा गया है, जिनकी कार्यशैली को बहुत सराहा गया है। 92 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मनीष शंकर शर्मा जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, जो एडिशनल डीजी भी है। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। इतना आप सबके लिए प्रेरणा बने हैं, गौरव है आप प्रदेश का, देश का, बाहर भी आपके कार्यों को सराहा गया। लेकिन शुरुआत से अगर शुरू करूं तो इंदौर से आपका पुराना नाता है, चूंकि आप बिलोंग होशंगाबाद से करते हैं। जी, आपके दर्शकों का, सभी दर्शकों का अभिवादन, आपका अभिवादन, सबको अच्छे स्वास्थ्य की कामना। जी, हमारी शुरुआत होशंगाबाद से हुई। होशंगाबाद ज़िला हमारा गृह जिला है और वहाँ से इंदौर की आपने बात करी तो इंदौर हमारी शिक्षा की भी भूमि रही है और कुछ समय तक कर्म भूमि भी रही है। तो इंदौर से विशेष लगाव शुरू से रहा है और अभी तक जो हमारे मित्र लोग हैं, अन्य लोग हैं, उसमें एक सब्सटेंशियल चंक जो है, एक बड़ा भाग इंदौर के लोगों का भी है। होशंगाबाद की आपने बात करी। होशंगाबाद में माँ नर्मदा हैं, उनकी प्रभु की कृपा, मैया की कृपा हमेशा रही है। और जैसा कहा जाता है कि गंगा मैया के स्नान से आपके सभी पाप धुल जाते हैं या आपको जो लाभ होता है वही लाभ नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से बताया जाता है। तो ऐसे स्थान से होने का बहुत मुझे गौरव है और हमेशा मैया की कृपा बनी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी मेरी कर्म भूमि रही है। बाद में ज़रूर दिल्ली और बाकी विश्व में भी काम करने का अवसर मिला, परंतु मध्य प्रदेश के निवासी, मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश का जो वातावरण है, मध्य प्रदेश की जो प्राकृतिक सुंदरता है, ये सभी का मिश्रण मैं नहीं समझता कि पूरे विश्व में कहीं भी उपलब्ध। बिल्कुल, जिस तरह से आज आप सबके लिए गौरव है, प्रदेश का गौरव है, देश का गौरव है और सबके लिए प्रेरणा भी बने हैं। लेकिन उस समय की मैं बात करूं तो आपके लिए कौन प्रेरणा उस समय बना? जो मैं सवाल का आपको जवाब दूंगा उससे आपको ये लगेगा कि अरे ये तो जनरली जवाब सबके पास में ये वाला रहता है। और मेरा इस मामले में जवाब ये है कि मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी थे। बहुत से लोग कहेंगे कि हमारी प्रेरणा हमारे पिताजी रहते हैं, परंतु मैं साथ में ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे पिताजी प्रेरणा के रूप में इसलिए भी थे कि न केवल जो कार्य उन्होंने अपने ऑफिस के या कार्यालय के रूप में किया है, जो लगन, समर्पण और मेहनत और फिर जो तो प्रसिद्धि पाई है उन्होंने, वो अद्वितीय है। और उससे मुझे चूँकि घर में ही रहना होता था तो दिन प्रतिदिन बहुत कुछ सीखने को मिला है, परंतु साथ ही साथ जो पारिवारिक रूप से मुझे उनकी सटल गाइडेंस कहना चाहिए, क्योंकि रोज़ ये नहीं होता था ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं, बहुत कम संवाद कई अवसरों पे होता था, परंतु जो उनका संवाद या उनकी जो भावनाएं रहती थी वो समझना और उनके अनुरूप कार्य करना, और उससे फिर मैं ये पाता हूँ कि एक आदर्श के रूप में जब से उनको देखना चालू किया और प्रयास किया कि जीवन में उनके जो अच्छे कार्य हैं, उनके जो अच्छे गुण हैं, उनको कुछ हद तक के मैं अपने आप में ढाल सकूं, अपनी कार्यशैली में ला सकूं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी मेरे आदर्श है। निश्चित ही वो कार्यशैली शायद आप में भी आई है और हमने देखा है कि देश के साथ आपने विदेशों में भी काम किया है। कुछ सालों पहले की ये बात है शायद कि IAS को लेकर आपने एक रिसर्च वर्क किया था। उस रिसर्च को काफ़ी सराहा गया था, चूँकि आतंकवादी संगठन है और आतंकवाद का मुद्दा हमारे देश में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर कभी घटनाएँ हमारे सामने आती है। उस टाइम आपके रिसर्च वर्क को सराहा गया और वहीं आपने कई चेतावनी भी सरकार को दी थी उस समय, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपके रिसर्च वर्क से, आतंकवाद को लेकर। और वहीं अमेरिका में सैन डिएगो में एक दिन भी आपके नाम किया, शायद से 20 जुलाई वो दिन रहा होगा, तो क्या वो परिदृश्य था? जी, आपके सवाल में दो महत्वपूर्ण भाग हैं और दोनों भागों को मैं अलग अलग लेना चाहूँगा। तो पहला तो भाग आपने आईसिस की बात करी और ये कहा कि
एक आतंकवादी संगठन, निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठन ये पूरे विश्व में रहा है। और कुछ हुआ इस तरह से है कि जब करीब करीब 10-12 वर्ष हो गए थे सेवा काल के, तो मुझे ये लगा पुलिस अधीक्षक वाला जो कार्य रहता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ पुलिस में, वो पीरियड होने के बाद में फिर मुझे ये लगा कि यदि मैंने अपनी क्षमताओं में, अपनी कार्यकुशलता में और वृद्धि नहीं करी तो हम सिस्टम के बिल्कुल वैसे ही पार्ट हो जाएंगे जैसे बाकी सब हैं। सेवा पदस्थापना और कुछ दिमाग में रहेगा ही नहीं। तो मैंने फिर प्रयास किया कि प्रदेश के बाहर भी जा सकें और बाहर जाके भी पदस्थापना जो मिली उसमें अच्छे से कार्य किया जा सके। और वो पदस्थापना भी एक प्रकार से आतंकवाद निरोध से संबंधित थी। जब देश के सभी हवाई अड्डों की, विमानतलों की सुरक्षा का कोऑर्डिनेशन का दायित्व हमारे पास था। उस ज़माने में 114 एयरपोर्ट्स होते थे भारत में। और इसके साथ साथ मन में ये भी आया कि कई जगह सेवा काल करने का तो मौका मिला है, लेकिन साथ में इस पर भी अध्ययन किया जाए कि आतंकवाद पनपता कैसे है, देश उससे निपटते कैसे हैं, कोई भी देश कोई निर्णय क्यों लेता है, सार्वजनिक नीति निर्माण में सुरक्षा से संबंधी निर्णय कैसे लिए जा सकते, इनका अध्ययन भी किया जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो हो चुका था, परंतु मैं चाहता था कि विश्व की जो सर्वोच्च विश्वविद्यालय हैं वहाँ तो भगवान की कृपा रही कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है, वहाँ मुझे फेलोशिप मिली। और सैन डिएगो जो शहर है कैलिफोर्निया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है लॉस एंजलिस के बाद में, और वहाँ रहने का और अध्ययन करने का, शोध करने का और लोगों से मिलने का अवसर मिला। तो इस प्रकार से जो एक प्रैक्टिकल के रूप में दिल्ली की जो पदस्थापना थी उसमें मुझे अवसर मिला था कि देश की जो काउंटर हाईजैकिंग पॉलिसी है उसमें एक छोटा सा योगदान अपनी तरफ से दे सकें। जो देश का एवसेक मैनुअल बना था, एवियन सिक्योरिटी मैनुअल हवाई सुरक्षा के लिए, उसमें अपना योगदान दे सकें। तो इन सब प्रैक्टिकल और जिलों का जो पुलिस अधीक्षक का एक्सपीरियंस था, उसके बाद में जो एक अध्ययन का मौका मिला तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही लाभकारी था। और उस दौरान न केवल नोबेल प्राइज़ विनर्स से मिलने का मौका मिला, परंतु धीरे धीरे वहाँ जो विद्वान लोग थे, वहाँ की जो जनमानस के प्रमुख लोग थे, चाहे राजनीति में हों, चाहे आधिकारिक हों, चाहे शिक्षाविद हों, इन लोगों ने अपने अपने कार्यक्रमों में बुलाना चालू किया। और हमारा अध्ययन तो चलता ही था साथ में, परंतु उससे जो समय मिलता था उसके अलावा उसमें ये सारी चीज़ें भी होती थीं। जब अपने अनुभव साझा करने के लिए वो कहते थे कि भाई आप संयुक्त राष्ट्र संघ में रहें, वहाँ के हमें अनुभव बताइए। हिंदुस्तान के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ थीं उनमें, कि जैसे ये कहते थे कि हमारे यहाँ सड़कों पे सांप चलते हैं, उनको ये लगता था। तो या हमारे यहाँ हम लोग महिलाओं को घर से नहीं निकलने देते। तो अत्याचार निश्चित तौर पे होते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु ये भी सही नहीं है कि महिलाएं भारत में घर से नहीं निकल सकती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थीं जो अनुभव साझा करने के बाद में उनके सामने सच्चाई आई। और जो दोनों पहलुओं की आपने बात करी, तो धीरे धीरे कार्य करते हुए इस्लामिक स्टेट और अन्य, क्योंकि इस्लामिक स्टेट उस समय अपनी चरम पे था। 2013-14 में इन्होंने इराक और सीरिया के अधिकांश शहरों पर कब्ज़ा कर लिया था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत से स्लीपर मॉड्यूल्स उनके, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके पकड़े थे, जो कुछ जगह तो उन्होंने एक्टिवेट भी कर लिए थे, कुछ जगह एक्टिवेट होने वाले थे, जिससे कि पूरे देश में कई स्थानों पर वो हमले करते। तो आईसिस का आतंकवाद उस समय चरम सीमा पे था। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि एक जगह 300 लड़कियों का उन्होंने अपहरण कर लिया था। तो इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही थीं और विश्व में चर्चा का और चिंता का विषय ये था। तो ऐसे समय उसका अध्ययन करना और उस पर शोध करना और आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब पे विचार करके उस पर लेख लिखना, ये सब करने का अवसर वहाँ मिलता था।
और ये मिलते मिलते फिर एक जो पैशन की मैं बात करता हूँ हमेशा, कि अपना कार्य और अपना पैशन एक जैसा होना चाहिए, और ये मेरा पैशन शुरू से रहा है, चूँकि काम करने का भी ऐसी फील्ड में अवसर मिला और उसके बाद में शोध करने का भी, तो वो कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया हो गया कि मुझे ये कभी कार्य के रूप में लगा ही नहीं। और मुझे ये लगा कि ये एक देश की सेवा है, एक समाज की सेवा है, एक स्वयं की सेवा है समझ लें, जिससे कि यदि हम अधिक से अधिक उसमें अपना योगदान दे सकें तो आतंकवाद यदि विश्व से कम होता है, देश से कम होता है, तो कम जाने जाएंगी, कम नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जो ये कड़ी बनती चली गई। उसके बाद में फिर एक जयपुर में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि भारत की सबसे बड़ी आतंकवाद निरोध कॉन्फ्रेंस थी। भारत के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, सम्माननीय प्रणब मुखर्जी साहब उस समय। और उसमें हमें अवसर मिला था एकमात्र आईपीएस अधिकारी होने का, जिसको कि वहाँ अपना उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। और अन्य लोग जो थे उसमें अफ़गानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, बांग्लादेश के रक्षा मंत्री थे, कई देशों के अन्य मंत्रीगण थे, हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ थे टॉप के, तो ये लोग सब थे। तो ऐसे लोगों के साथ में इंटरैक्ट करना, अपने विचार सामने रख पाने का अवसर मिलना, और उनको भी बहुत सहारा गया। उसके बाद में फिर एक हमको आमंत्रित किया गया कि जो हिंदुस्तान की सबसे प्रमुख पुस्तक प्रकाशित हो रही थी आतंकवाद का निरोध करने के लिए, उसमें हम लेख लिखें अपने विचारों को और अपने अनुभव के आधार पे। तो उस किताब का नाम आज भी आपको अमेज़ॉन पे वो मिल जाएगी, ग्लोबल टेररिज्म चैलेंजेस एंड पर्सपेक्टिव्स, ये नाम है उसका। तो फिर उसमें और अन्य बहुत से सुरक्षा विशेषज्ञों के और राजनीतिज्ञों के लेख के अलावा हमारा भी लेख उसमें प्रकाशित हुआ था। तो उसमें मैंने बड़े डिटेल में ये चित्रण किया था कि किस प्रकार से आतंकवाद बढ़ रहा है आईसिस के अलावा भी, और हम लोगों को क्या तकनीक का उपयोग करना चाहिए, किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, किस प्रकार से सभी हितधारकों को शामिल करना चाहिए ताकि हम इस आतंकवाद का सामना कर सकें, और न केवल सामना कर सकें, इसको परास्त भी कर सकें। और ये जैसा कि आप जानती हैं कि ये ऐसा तो है नहीं कि एक घटना या दो घटना हुई उसके बाद में नहीं होना है कुछ, या एक ग्रुप को आपने कंट्रोल कर लिया या एक देश में कंट्रोल कर लिया तो कुछ नहीं होना है। फिज़िकल बॉर्डर्स जिस ज़माने में महत्वपूर्ण होते थे, उस ज़माने में भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, अगल बगल के देशों से आतंकवाद आ सकता है, आता ही था। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, चाहे यूरोप में चाहे हमारे यहाँ, जो जिनकी प्लानिंग किसी और देश में हुई है, इम्प्लीमेंट करने वाले किसी और देश के थे, और हमला हमारे देश में हुआ है। तो इस तरह से ट्रांसनेशनल क्राइम ये बन चुकी है। और अब तो क्या हो गया है, पिछले कुछ दशक से, पिछले कुछ वर्षों से, 4 या 5 वर्षों से, और महामारी के दौरान तो डिजिटलाइजेशन और ज़्यादा हो गया जैसा आपने देखा है। तो इस अवधि में तो अब फिज़िकल बैरियर भी मिट गए हैं, वर्चुअल हो गया है। और वर्चुअल टेररिज्म इस प्रकार से हो रहा है कि कई देशों के पास ये शक्ति है कि वो अन्य देशों को कंप्यूटर के माध्यम से ही विनाश कर सकें। और न केवल कई देशों में, अब तो कई गुटों में, कई संगठनों में, और कुछ हद तक के व्यक्तियों में भी ये शक्ति आ गई है कि किस प्रकार से वो एक बड़े भारी देश के सभी डैमों में नुकसान कर सकते हैं, या बड़े भारी देश के सबसे प्रमुख शहर में बिजली गुल कर सकते हैं। और इसके हाल में 3-4 उदाहरण एक हमारे देश में भी हुआ था, जब मुंबई की बिजली गुल हुई थी बीच में, तो कहते हैं कि चाइनीज़ हैकर्स ने उसमें इस्तेमाल किया था। ऐसे बहुत से, अभी भी कुछ दिन पहले ईरान की एक शिप सैबोटेज हुई और वो डूब गई, उसमें ही बताते हैं कि यंत्रों के ही उपकरण से वो हुआ था। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। सऊदी अरेबिया में अभी जो उनकी जो सऊदी अरेबिया आप जानती हैं दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक, और उनके तेल उत्पादन की जो क्षमता है उस पे ऐसा अटैक हुआ था कि 1 या 2 दिन के लिए पूरा तेल की उत्पादन क्षमता बंद हो गई। सोचिए कितना नुकसान।
तो ये संभावनाएं न होके अब हकीकत हो गई है कई जगह। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हैं और चूंकि संगठन ऐसी शक्ति अब रखते हैं तो उनसे निपटने के लिए भी सरकारों को ये आवश्यक हो गया है, सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक हो गया है। तो वो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से करना चाहिए इन पे भी हमने अध्ययन किया है और मैं ये जानकारी समय समय पे साझा करता रहा हूँ। तो ये तो हुआ एक पहलू आतंकवाद वाला। इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा पहलू आपने पूछा था कि अमेरिका में किस प्रकार से सब शुरू हुआ और वहाँ जो दिन नाम हुआ, तो जब ये सारी चीज़ें हुई और आमंत्रण मिलने लगे अलग अलग जगह वहाँ जाके कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया इतना बड़ा राज्य है कि यदि उसको अलग से देश के रूप में देखें तो उसकी आर्थिक जो शक्ति है वो भारत से भी ज़्यादा, इतना बड़ा वो राज्य। तो सब जगह जाके और अपनी बात रखने का, भारत के अनुभव, अन्य जगह के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये सब सामने रखने का जब मौका मिलता गया, उनके साथ चर्चाएं होती रहीं, लोगों के साथ मुलाकात होती रही, तो जो भ्रांतियां थीं भारत के बारे में और हमारे लोगों के बारे में वो बहुत हद तक दूर हुई, ऐसा उनका मानना है। और ये दूर करने में जो हमारा योगदान उन्होंने पाया तो उस पे से उनको ये लगा कि भाई ये ऐसा एक विशेष एक कार्य हुआ है जो हमारे शहर में पहले कभी नहीं हुआ, हमारे राज्य में पहले कभी नहीं हुआ। और जब हमारा वहाँ से वापस आने का समय था तो वो दिन निश्चित था, 22 जुलाई 2015 को हमारी वापसी की फ़्लाइट थी। तो उसके पहले वहाँ स्थानीय महापौर ने एक विदाई कार्यक्रम रखा। और विदाई कार्यक्रम जैसा आप जानते हैं तो उसमें ये रहता है कि भाई शहर के सभी गणमान्य नागरिक बुलाए गए, राजदूत जितने थे वो बुलाए गए, भारत का झंडा था, अमेरिका का झंडा था और अच्छा बड़ा कार्यक्रम। तो इतना हमें मालूम था, परंतु एक मुख्य चीज़ उस कार्यक्रम के बारे में ना तो हमें बताई गई, ना हमें किसी से मालूम पड़ी और शायद ये एक सब कुछ प्लान्ड तरीके से किया गया इसलिए नहीं मालूम पड़ा। और वो ये था कि जब वो कार्यक्रम होगा तो वो कार्यक्रम किस कारण से रखा गया वो मुझे नहीं मालूम था। हम यही समझ रहे थे कि वो विदाई कार्यक्रम है और खुशी थी इस बात की कि भाई यहाँ से जाने पे भी सभी लोग अमेरिकन्स सब लोग आगे आके और विदाई दे रहे हैं, तो इस बात की खुशी थी, परंतु स्पष्ट नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। महापौर के ऑफिस से एक दूरभाष पर निर्देश मिले थे हमारी धर्मपत्नी को और वो निर्देश ये थे कि आपको हम कुछ बता रहे हैं कि उस दिन क्या होने वाला है, परंतु इसी शर्त पे बता रहे हैं कि आप अपने पति को नहीं बताएंगी, सरप्राइज के तौर पे। जी। तो इन्होंने भी नहीं बताया। तो हमें कुछ लास्ट डे तक के, और जब कार्यक्रम चल रहा था और जब अनाउंसमेंट हो रहे थे, भाषण चल रहे थे और डिनर भी था साथ में, पूरे शहर के सभी लोग थे, तभी वहाँ ये घोषणा हुई कि इस प्रकार से महापौर ने और इन कारणों से, फिर वो कारण उनका पूरा एक वो प्रोक्लेमेशन जो होता है तो उसमें कारण बहुत से उल्लेख किए जाते हैं कि किन कारणों से सब वो ये सम्मान घोषित कर रहे हैं। तो एक परंपरा अमेरिका में है कि जिस किसी व्यक्ति ने उनके अनुसार विशेष कार्य किया हो किसी भी फील्ड में तो उसको सम्मानित करने का तरीका, अब जैसे अपने देश में आप देखती हैं कि मरणोपरांत दिन के नाम होते हैं, गांधी जयंती है, अन्य, हमारे यहाँ वो वैसी परंपरा नहीं है जैसी उनकी है। तो उनके यहाँ जीवन काल में भी जो वो समझते हैं उसको महापौर वो घोषित करते हैं। और महापौर जो, जैसे हमारे यहाँ देश में सबसे बड़े प्रधानमंत्री और राज्य में सबसे उच्च स्तर पर मुख्यमंत्री जी होते हैं, वैसे वहाँ पर सबसे ताकतवर और शक्तिशाली चुना हुआ अधिकारी जो है वो महापौर होता है। तो पुलिस कमिश्नर भी महापौर के अंडर होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी जो जितना काम है वो भी होता है। तो सारी शक्तियाँ जो हैं वो वहाँ महापौर में निहित हैं, कलेक्टर की, एसपी की, पॉलिटिशियंस की, ये सब मिला के आप समझ। तो महापौर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वहाँ होता है। तो वो महापौर कि जब ये जो घोषणा पत्र था तो वो रिकॉर्ड में भी जाता है। तो आज से 150 साल बाद भी कोई उठा के देखेगा तो वो प्रोक्लेमेशन मिलेगा कि इस प्रकार से ये दिन ऐसे घोषणा की गई। तो जब उन्होंने पढ़ा तो तालियां बजनी चालू हुई। तब मुझे जाके लगा कि ये कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हुआ है। और तब मुझे समझ में आया कि अरे बाप, तब तक के तो मालूम ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है। तो तब हमें लगा कि अरे ये तो बहुत ही विलक्षण एक सम्मान इन्होंने दिया है
और प्रभु की कृपा है। मैं सभी का, मध्य प्रदेश की जनता से लेके भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन, सभी का शुक्रगुजार हूँ कि ये अवसर मुझे मिला कार्य करने का और इस प्रकार से अपनी शोध को भी बढ़ाने का और बाकी भी कार्य करने का। परंतु वो जो अनुभूति थी कि आपके कारण आपके देश का झंडा ऊपर जा रहा हो और वो भी विश्व के सबसे शक्तिशाली देश में, और आपकी राष्ट्र धुन आपके कारण बज रही हो और सब लोग उस राष्ट्र धुन के सम्मान में खड़े हों, तो वो अनुभूति मैं नहीं समझता कि जीवन में बहुत ज़्यादा अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जो उसकी बराबरी कर सकें। बहुत ही गौरव की बात है हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए, विदेश में भी आपका नाम इतना सराहा गया। जिस तरह से आपने बताया सर कि 4 महाद्वीपों में आपने काम किया है, वहाँ की कार्यशैली में, यहाँ की कार्यशैली में हम हमारे देश की बात करें तो निश्चित ही अंतर होंगे। लेकिन अगर हम सुधार की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, एक विशेषज्ञ के तौर पर भी आपको जाना जाता है, तो एक सुधार के तौर पर हम क्या देख सकते हैं? समय समय पर आपने आने वाले खतरों से भी आगाह किया है सरकारों को, तो क्या सुधार होने चाहिए कि आगे हम उससे निपटने की हमारी पूरी तैयारी रहे? इस सवाल के जवाब में मैं इसको थोड़ा सा व्यापक रूप से देखना चाहूँगा, न केवल आतंकवाद निरोध पर केंद्रित करते हुए, परंतु तैयारी हम हर प्रकार से कैसी कर सकते हैं, अपने युवाओं में कैसी कर सकते हैं। तो एक जो अंतर मुझे देखने में मिला है अन्य देशों में उनकी तुलना में और भारत में, और विशेषकर हमारे युवाओं में, अब पिछले कुछ वर्षों से ये बदलता हुआ ज़रूर देख रहे हैं, परंतु ये है राष्ट्र के प्रति समर्पण का। और अन्य कोई भी देश हो, वहाँ एक तो जागरूकता राष्ट्र के प्रति बहुत होती है, अपने राष्ट्र के बारे में ज़्यादातर चीज़ें वहाँ का युवा जानता है। जबकि हमारे यहाँ यदि आप हमारे युवा से कोई सुदूर राज्य के बारे में पूछ लें तो उसको उतनी जानकारी नहीं होती। उसको ये भी कई बार जानकारी नहीं होती कि पूरे देश में हिंदी नहीं चलती, बल्कि हिंदी केवल 30% देश में चलती है। तो उनके यहाँ एक तो ये अंतर मैंने पाया कि जानकारी बहुत रहती, जागरूकता बहुत रहती युवाओं में, और इससे जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण बहुत रहता है। तो शुरुआत के तौर पे तो ये कहना चाहूँगा कि आवश्यक सबसे पहले पूरे समाज में ही है, परंतु युवाओं को मैं सामने इसलिए रखता हूँ क्योंकि युवा न केवल देश का भविष्य है, परंतु युवा वो ताकत रखते हैं जब जो चाहे जैसा बदलाव कम समय में ला सके। तो वो बदलाव आने के लिए एक तो राष्ट्र के प्रति समर्पण आवश्यक है, दूसरा अपने पैशंस को फॉलो करना आवश्यक है, जो आपकी चाहत हैं उनको फॉलो करना आवश्यक है। समय को महत्वपूर्ण समझते हुए समय की बर्बादी ना करें, जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं, और विशेषकर मैं ये पाता हूँ अपने देश की तुलना में भी मध्य प्रदेश में हमें थोड़ा सा ये ज़्यादा दिखता है कि लोग बस खड़े हैं, चर्चा चल रही है, गप्पें चल रहे हैं। आप दक्षिण भारत में जाएं या अन्य जगह जाएं तो आपको लोग केवल बात करते हुए नहीं मिलते हैं, विशेषकर युवा, क्योंकि वो अपना जीवन बना रहे होते हैं, अपना करियर बना रहे होते हैं। तो उनके पास वो ये समझते हैं कि समय बहुत कीमती है। तो एक ये चीज़ भी हम सबके, और विदेश में तो खैर आपको कहीं भी सड़क पे कोई खड़ा हुआ समय व्यतीत करते हुए नहीं मिलेगा। तो एक ये भी चीज़ आवश्यक है कि हम किस प्रकार से अपने आप को ऐसा ढाल सकें कि समय के महत्व समझें, उसकी उपयोगिता समझें, और उसको अपनी जीवन शैली में प्रत्येक मिनट को उपयोग करने का एक दिनचर्या बना लें। साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने देखी है कि यात्रा, ट्रैवल बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। एक बड़ी पुरानी कहावत है प्रशिता जी, और वो कहावत कुछ अंग्रेज़ी की है लेकिन मैं हिंदी में बताऊंगा, और हिंदी में भी उतनी ही प्रभावी है। वो कहावत कुछ इस प्रकार से है कि हमारी ज़िंदगी या ये दुनिया एक किताब की तरह है, और जो व्यक्ति अपने शहर या प्रदेश के बाहर नहीं गया, उसने उस किताब का या ज़िंदगी का एक ही पन्ना पढ़ा है। और ये मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। 54-55 देश जाने का अवसर मेरा, 4 महाद्वीपों में जाने का, कार्य करने का अवसर मिला। तो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है जीवन को और एक व्यक्तित्व को उभारने के लिए। तो सभी दर्शकों से अनुरोध भी करना चाहूँगा, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, खूब सीखें और यात्रा करें। और यात्रा करते समय ये याद रखें कि जब आप बाहर हैं
यदि प्रदेश के बाहर हैं तो आप मध्य प्रदेश के राजदूत हैं, और देश के बाहर हैं तो आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। चलते चलते एक सवाल यहाँ पर रखना चाहूँगी, आपकी कार्यकाल के दौरान, कार्यशैली के दौरान और अब की स्थिति में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। कई बदलाव अच्छे भी होते हैं, हम ये समझते कि बदलाव हो तो अच्छे के लिए ही हो, और कुछ बदलाव ऐसे भी हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे साइबर क्राइम को लेकर, डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है और हम एक तरफ बढ़ रहे हैं कि वर्चुअली सारी चीज़ें हो, चीज़ें आसान हो, लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी हमें समझने होंगे कि इसके ये भी दुष्प्रभाव हो सकते, तो इस पर भी हमारी तैयारी हो। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और इसको केवल दो बदलाव मैं आपके सामने, दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण हुए तो बहुत सारे हैं, परंतु केवल दो इस समय सामने रखना चाहूँगा। एक बदलाव, और ये बदलाव पॉजिटिव रूप में हुआ है, वो ये है कि तकनीक का जो उपयोग अब हम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं, जीवन के हर सेक्टर में, हर स्फीयर में, चाहे वो स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप तक हो, चाहे वो रेलवे या हवाई यात्रा हो, चाहे कहीं हो। देखिए, आप इमेजिन करिए कि अन्य जो जनरेशन होते थे, उन जनरेशनों में टेक्नोलॉजी एक बार में 25-30 साल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो रिवॉल्यूशनराइज कर देती है हर चीज़ को। जैसे कंप्यूटर आए, उसके बाद कंप्यूटर ही थे, एक ज़माने में ना इंटरनेट था ना कुछ नहीं था, वो कंप्यूटर ही चले। उसके 25 साल बाद इंटरनेट आया, और इंटरनेट ने फिर रिवोल्यूशनाइज कर दिया। फिर करीब 20 साल तक के और कुछ नहीं था, उसके फिर 20 साल बाद स्मार्टफोन आए। कौन सोच सकता था कि हमारे हाथ में एक लैपटॉप होगा जो कि सारे काम कर सकता है, लेकिन आज है आपके और हमारे हाथ में। तो टेक्नोलॉजी इतना चेंज हुई है, और पॉजिटिव रूप में चेंज हुई है, और आज हम और आप भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि इस समय जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो एक साथ 3 टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही हैं जो दुनिया को परिवर्तित करने की ताकत रख सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये पॉजिटिव चेंज इससे आ रहे हैं। एक नेगेटिव चेंज की जो आपने बात करी, तो वो भी आया है समय के साथ बदलाव में, और उसको संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नाम की एक चीज़ होती है। आप महसूस करती होंगी, बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे आते हैं जो समय की बर्बादी जैसे हैं, अनावश्यक। दस्तावेज़ों के रूप में बहुत से ऐसे रहते हैं जो जानकारियाँ अनावश्यक होती हैं। तो आज हर व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध है कि उसको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, उसको ये चयन करने में मुश्किल हो रही है किस इन्फॉर्मेशन का उपयोग किया जाए। तो ये 2 चेंजेस मैं देखता हूँ कि बहुत तगड़े हुए हैं। मनीष जी, हमारे लिए समय निकालने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सर ने बहुत सारी बातें की है, प्रेरणादायक बातें भी की है, जिससे प्रेरणा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बदलाव को लेकर, चेंजेस को लेकर, आतंकवाद को लेकर हमने बात की, साइबर क्राइम को लेकर भी हमने विशेषज्ञ के तौर पर उनसे चर्चा की, और इस पर भी हमने जानकारी ली कि क्या बदलाव हो सकते हैं और आने वाले समय में क्या बदलाव और क्या सुधार होने चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ।